Welcome everyone. Let us discuss the question paper of Physics, Series A, September 2022. Question number 1, dimensional formula of self-inductance. Option A is right. Second question, electric field at point is, it is continuous if there is no charge. Option B is right. Option B सही होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये कौन से टाइप के चार्जेस हैं. बोथ नेगेटिव, क्योंकि इनवर्ड की तरफ को नेगेटिव चार्ज होता है और ये दोनों ही इनवर्ड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेस because the charge moves along the electric field. Option C is right. Question number 5, EMF of the cell depends on electrolyte and electrode of the cell. Question number 6, primary origin of magnetism, atomic current and intrinsic spin of electrons. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये डिक्रीजेस. ये आ जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट आपका ये केस स्टडी था, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, इजी सा है, इसको पढ़ के आप आंसर्स कर सकते हैं सॉल्व, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है. अंडर व्हाट टेम्परेचर डज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मर्करी कम्प्लीटली डिसअपियर. ये लिखा है यहाँ पे कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट मर्करी इज एट क्रिटिकल टेम्परेचर. जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर आता है तो वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं. तो ये आ जाएगा ऑप्शन से, इसका सही हो जाएगा. इन सुपर कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम्स इन्फिनाइट. क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियोमीटर इज एक्यूरेट कब होता है, जब वो एक्यूरेट, जब वो कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये मेथड उसमें यूज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 11, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद, आपने ऑप्शन सारे पढ़े ही नहीं होंगे. रेजिस्टेंस लेंथ के साथ भी इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. टेम्परेचर के साथ भी इंक्रीज करता है. डिक्रीजेज विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऑल ऑफ द अबव सही होना था इसका. क्वेश्चन नंबर 11 का डी. क्वेश्चन नंबर 12, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलसी इन सीरीज़. ये अगर आपने LCR सीरीज सर्किट पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग जाना था कि 180 बनता है L और C में, इंडक्टर और कैपेसिटर में. इंडक्टर ऊपर आता था ना Y एक्सिस में, और नीचे की तरफ को C आता है कैपेसिटर, अगर आपको ध्यान होगा. क्वेश्चन नंबर 13, इन साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेशन ऑल द टाइम. Question number 14, a positive charge is moving towards an observer, the direction of magnetic field line. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड थंब रूल लगा लो और आपको पता लग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 15, म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 इंक्रीजेज व्हेन दे ब्राउट नियरर. जब ज़्यादा नज़दीक होंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगी. क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको न्यूमेरिकल दिया था, इसका आंसर मैं, इसका वैसे तो C आएगा, इसको सॉल्व करके मैंने लास्ट में बताया, मैं लास्ट में बताती हूँ ये सारा. क्वेश्चन नंबर 17, AC जनरेटर किसके साथ रिलेटेड, स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट होती है. DC जनरेटर दोनों में स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट होती है. तो 1 के लिए C, 2 के लिए D, और ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन 4 का B,
और तीसरे का ए हो जाना, ये डी ऑप्शन सही है। मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट, तो ये फेरोमैग्नेटिक के लिए है, तो तीसरे के लिए ए हो जाएगा। तीसरे के लिए ए कौन सा ऑप्शन है? सी, तो ऑप्शन सी। और बी के लिए डायामैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल्ड होते हैं ना, और उनकी जो परमिएबिलिटी होती है वो लेस देन यूनिटी होती है, तो 2 के लिए सी। और फेरोमैग्नेटिक वो पहले में था, स्ट्रॉन्ग, या ना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, तो ऑप्शन सी सही होना था, सी सही। असर्शन एंड रीज़न में आपके पास दिया है अ चार्ज वेदर स्टेशनरी और इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये असर्शन तो गलत हो गई, क्योंकि चार्ज जब मूव करेगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो स्टेशनरी होता है तब नहीं करता है, तब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, रीज़न तो सही है पर असर्शन गलत है, तो इसके लिए आना था assertion is wrong but reason is correct। क्या लिखा है, एक मिनट। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस ओनली, नहीं, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है मूविंग चार्जेस में, तो ये दोनों ही ये फॉल्स हैं, बोथ। ऑप्शन डी सही होना था इसका। assertion during charging by rubbing the insulating material with lower work function becomes positively charged and क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपने कर लिया होगा। और इसके और में एक न्यूमेरिकल था, ये थोड़ा ब्लर सा है फोटोग्राफ, मुझे जैसा मिला मैंने वैसे ही कर दिया है, पर मैं पढ़ देती हूँ। 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, देन हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको 12 पिकोफैरेड दिया है ना कैपेसिटेंस, तो पिको का मतलब 10⁻⁻²। ये किया है मैंने आगे सॉल्व, तो वहाँ पे देख लीजिएगा इसका आंसर, वहाँ पे बता दूंगी लास्ट में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 था, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट। जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बार मैग्नेट वाला एक्सप्रेशन था वही होना था इसमें। वो पोटेंशियल एनर्जी तो यही तो लिखते थे, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर हैज़, ये इसका भी आगे आंसर है, इसको भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, डायरेक्ट एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये थोड़ा सा अलग से था क्वेश्चन, अगर किसी को ये सॉल्व करना होगा तो मैं बता दूंगी कैसे होना था। क्वेश्चन नंबर 27 भी डायरेक्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फोर्स दैट कंडक्टर कैरिंग करंट आई एक्सपीरियंस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा था कि सो दैट द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक इन नेचर। डायरेक्ट एक्सप्रेशन से व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये वही होने थे इसमें, मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, डिप डेक्लिनेशन, और एक और हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वो थे तीनों अर्थ के एलिमेंट। और व्हाई डज डिप एंगल वेरी एज वन मूव्स फ्रॉम मैग्नेटिक इक्वेटर टू द पोल।
नेक्स्ट, डज द डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन था। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक एलिमेंट्स विद एग्जांपल, आसान सा था। और में है थोड़ा सा, पर आपको क्या दिक्कत है, आपको तो इजी वाले क्वेश्चंस करने थे। ये क्लियर नहीं है, मेरे को ठीक से पढ़ने नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये है तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल, जिसमें आपको डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इन द वायर, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी थी। बट इसके और में सिंपल क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज़ फेजर एंड यूजिंग फेजर डायग्राम, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसके सॉल्यूशंस जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे हैं क्वेश्चंस, हाँ ये तो मैंने लिख दिए हैं कंबाइन करके सारे क्वेश्चन, मतलब जो एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 जो था आपका, एक अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज, ये वो क्वेश्चन नंबर 25 है। देख लीजिएगा कौन सा है। देखिए इसमें क्या पूछा था आपको, ये पूछा था कि डीसी सिग्नल अपीयर होगा उसमें, और अपीयर होगा अक्रॉस कंडक्टर, एंड एसी सिग्नल अपीयर होगा अक्रॉस एल। तो आपको ये बताना था कि कहाँ पर क्यों होता है सो। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी थी, हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई म्यू, म्यू हाई है तो एक्सएल भी हाई होगा। अगर इंडक्टेंस, जो इंडक्टर का जो एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ना, यानी कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक तरह से। तो अगर वो हाई होगा तो वो ब्लॉक कर देगा एसी को, अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें, तो एसी फ्लो ही नहीं करेगी उसमें से, और इसीलिए सिग्नल एसी का सिग्नल इंडक्टर पर शो होगा। और कैपेसिटर में, कैपेसिटर के केस में की अगर हम बात करें, वहाँ पर यानी कि जो डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी तो ज़ीरो होती है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है करंट। अगर वो ज़ीरो है तो एक्स सी होता है 1/c ओमेगा, और म्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो 1/0 इन्फिनिटी, और एक्स सी इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर एक्स सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी हाई है तो वो ब्लॉक कर देगा, डीसी को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, तो सिग्नल फिर अक्रॉस ये होना था इसका। और ये नाइक्रोम, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर ज़्यादा होता है, इसीलिए नाइक्रोम वायर ज़्यादा हीटअप होगी। एक ये कैपेसिटर वाला आसान सा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ CV² फार्मूला लगा के हो जाना था। एक ये न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन नंबर 16 का, ये देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। और एक ये क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा।